हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मध्यकालीन। देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था और पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ें और प्राचीन भारत को क्या क्रमबद्ध पढ़ें। प्राचीन भारत में हमने सीखा, क्या सीखा सर, कि वहां पर सोर्सेस क्या थी, इतिहास को जानने का सोर्स क्या था। हम लोगों ने वहां देखा क्या कि सर किस तरह से मौर्य वंश आते हैं और वो अखंड भारत पर अपना राज्य करते हैं। धीरे धीरे मौर्य वंश का पतन होता है और अखंड भारत टूट जाता है और छोटे छोटे वंशों में बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि फिर गुप्त काल शुरू होता है। गुप्त काल फिर से अखंड भारत का निर्माण करना चाहता है और उसके बाद हुणों का आक्रमण होता है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो में सुना होगा तो मैंने कहा था बाहुबली के बारे में। हुणों ने बाहुबली आया, मार धाड़ के चला गया, लेकिन जाता नहीं, रुक जाता है, जो मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था। हुणों का आक्रमण होता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग मिडिवल भारत पढ़ रहे हैं। आज भारत मतलब जिस समय हम लोग आज पहुंचे हैं भारत पर, यहां पर लोग 3 धर्मों से तो परिचित हो चुके थे, चौथे धर्म का इंट्रोड्यूस करना बाकी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें विश्लेषण दूं हम लोग का इतिहास का, तो वो विश्लेषण काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आज आप लोग को डेमो क्लास में आपको समझ में आएगा मध्यकालीन में। देखिए, सबसे पहले आप जो हेडिंग देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का हेडिंग, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले था भारत पर अरब और तुर्क का आक्रमण। देखिए, सबसे पहली बात कि भारत जो है ना, यहां पर पहली बार मुस्लिम को इंट्रोड्यूस करेंगे। वो जानेंगे कि मुस्लिम भी कोई एक धर्म था या मजहब था, जो भी था। यहां पर इससे पहले लोगों को इस धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, खासकर हिंदुस्तान में, यानी हमारे अखंड भारत का अगर बात करें तो। ठीक है, देखिए अरब का अगर हम लोग युद्ध का बात करें, जैसे कि मान लेते हैं कि तुर्की में भी बहुत बड़े बड़े शासक आएंगे। हम लोग देखेंगे टर्की का 2 सबसे खतरनाक शासक आएंगे, उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे आगे। तो टर्की की जब हम बात करेंगे तो हम लोग वहां देखेंगे क्या कि टर्की ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी भयानक रूप से किया, बहुत भयानक रूप से भारत को लूटा। सोमनाथ मंदिर को भी अभी बात करेंगे थोड़ी देर में हम लोग। लेकिन तुर्क का आक्रमण होने से पहले अरब का आक्रमण जरूरी था। देखिए, अब यहां पर समझते चलिएगा, आप लोग डेट को नोट करते चलिएगा। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डेट है आपका, लगभग मैं बीच में लिख दूं 712, ठीक ना, यानी कि 712 ईस्वी। 712 ईस्वी लिखिएगा आप लोग। जो लोग नोट करना चाहते हैं कॉपी कलम लेकर नोट करना स्टार्ट करेंगे। 712 में सऊदी अरब का एक शख्स आता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। और ये भारत पे तबाही मचाता है, ये भारत पे तबाही मचाता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। आखिर ऐसा क्या कारण था सर जो भारत पर आक्रमण किया? तो ये जब हम लोग मध्यकालीन का शुरुआत पढ़ेंगे और अरब के बारे में हम लोग समझेंगे कि अरब को क्या जरूरत था भारत पर आक्रमण करने का। लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत पर आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि इसका एक नेता था, ठीक है, एक खलीफा ईरान का, समझ बात को। वो उसको ऑर्डर दिया था कि जाओ सिंध पर तुम मारधाड़ चालू करो। क्यों? क्योंकि सर एक बार श्रीलंका के एक राजपाल ने ईरान के राजपाल को कुछ तोहफे में गिफ्ट भेजा था, और वो जब लेके जा रहा था, तो अभी मैप तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि मैप हमारे पास है नहीं, फिर भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ये है आपका पूरा भारत, समझिएगा। ये आज के डेट में पाकिस्तान, जो उस समय सिंध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। श्रीलंका का राजपाल ईरान के राजपाल को एक तोहफा में, है ना, वहां के खलीफा को कुछ दिया था, जिसके कारण वो जब लेके जा रहा था तो यहीं पर सिंध के उस समय के जो राजा थे उनका नाम था दाहिर सेन। लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दाहिर सेन, दाहिर सेन, दाहिर सेन। दाहिर सेन जब ये लेकर जा रहा था यहां से, ठीक है,
तो कुछ लुटेरों ने उसको लूट लिया। तो ईरान के जो खलीफा थे, है ना, उन्होंने यहां पर उनको भेजा। हालांकि इसका कहानी और भी लंबा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा है, लेकिन ये समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि डेमो क्लास है इसलिए हम खुलकर नहीं बोलेंगे, वरना पूरा वीडियो यहीं पार हो जाएगा। तो ये लूट लिया। इन्होंने इनको चिट्ठी लिखा और बोला कि जो भी लूटा हुआ सामान है वो बाइज्जत मुझे दे दो, ठीक ना, और जो भरपाई है कर दो। लेकिन दाहिर हुसैन थोड़ा अकड़ू टाइप का इंसान था, राजा था ना हिंदुस्तान का, तो भाई तो होगा ही, है ना, सारे राजाओं का है, या तो छोटे छोटे लोगों को होता है, ठीक है, वहां तो राजा का बात है। दाहिर हुसैन बोला नहीं देंगे, जो करना है कर ले, ठीक ना, ठीक है तो करते हैं। वो जो खलीफा है ना, वह मोहम्मद बिन कासिम का दामाद भी था। वो बोला कि काम करो, तुम चढ़ाई करो सिंध पर, और सिंध पर आक्रमण करता है 712 में। 712 में सिंध पर आक्रमण करने का सबसे मेन दो कारण क्या, याद रखिएगा, सबसे दो कारण, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और दूसरा खूब धन को लूटना, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कमी है नहीं किसी चीज का भी, पूरा भयानक से लूटा उठा लेकर चला गया। आपको सुनकर ताजुब होगा किसकी सजा वही इंसानों ने क्या दिया, भैंस की चमड़ा पर लपेटकर इसको रख दिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम उसमें सड़कर गलकर मरे थे, इतना जबरदस्त था। कहानी जब इनकी शुरुआत होगी ना क्लासेस लेक्चर में तो आपको समझाएंगे कितना भयानक इसकी मौत हुई थी। उसकी भी वजह थी क्या, ये दाहिर हुसैन का जो दो बेटी थी, ठीक ना, वो बेटियों ने उस पर आरोप लगाया था कि मेरे से इन्होंने कुछ बदतमीजी किया है, कुछ किया है, समझे बात को, तो उसके कारण। तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर यहां हो गया क्लोज, समझ गए। आगे आते हैं और आते हैं हम लोग टर्की पर, ठीक ना, यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग तुर्क आक्रमण। चलिए हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण, चलिए तुर्क आक्रमण में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दो चीजों के बारे में, है ना, दो यहां पर लोगों के बारे में, एक महमूद गजनवी के आक्रमण और दूसरा भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरा यहीं पर आता है, महमूद गजनवी। चलिए सर लिखिएगा, महमूद गजनवी का जो समय काल शुरू होता है वह होता है 998 ईस्वी से लेकर लगभग ये जाएगा आपका 1030 तक, 1030 ईस्वी। महमूद गजनवी ये कौन थे, तो ये तुर्की के थे, ये तुर्की के थे महमूद गजनवी। यहीं से शुरू होता है बच्चों हम लोग का, ठीक ना, भारत पर नजर, और लगभग भारत पर 1000 साल तक, ठीक ना, भयानक इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है और उनका प्रभुत्व और साम्राज्य बना रहता है। चलिए हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। तो महमूद गजनवी की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको समझना है कि महमूद गजनवी ने पूरा 9 आक्रमण किए, याद रखिएगा, 9 ठो लड़ाई लड़े, जिसमें से सबसे डेंजर था लगभग 1025 पे, 1025 ईस्वी में, 25 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये बहुत लैंडमार्क डेट है, इसको आप नोट करें। 1025 पर सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई करता है और वह भारत को, ठीक ना, भारत के इस मंदिर को लगभग लूट लेता है, ठीक है। ये कहां था सर, तो ये गुजरात, सोमनाथ मंदिर अभी कहां स्थित है, तो गुजरात पे। चलिए, और उस समय वहां के जो राजा थे वह भीमदेव, ठीक ना, कटियावाड़ा के शासक, ठीक है, कटियावाड़ा के शासक भीमदेव, याद रखिएगा। चलिए 1027 में, याद रखिएगा इसका डेट मैं कुछ बताते चल रहा हूं आपको, 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध इनका युद्ध होता है और लगभग, ठीक है, 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1027 में क्या होता है, जाटों से युद्ध होता है और 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। यह है आपका महमूद गजनवी का चैप्टर क्लोज। यहां पर देखिए, गजनवी को संरक्षण देने वाला, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग कहीं पर भी, जितने लोग भी आप लोग ऑनलाइन पर भी हैं वो लोग भी लिखेंगे। गजनवी को संरक्षण देने वाला 4 सबसे महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा, 4 सबसे महत्वपूर्ण नाम लिखिएगा। अल बरूनी नाम थोड़ा टफ है तो मैं थोड़ा सा इसको देख कर लिख देता हूं यहां पर। अल बरूनी
अल बरूनी, दूसरा फिरदौसी, याद रखिएगा, स्पेलिंग को मिस्टेक मत कीजिएगा, तीसरा उत्बी, चौथा फारूकी। देखिए चार नाम को अच्छे से आप नोट करेंगे, पहला अल बरूनी, दूसरा फिरदौसी, तीसरा उत्बी एंड फोर्थ नंबर में है आपका फारूकी। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट थे जो गजनवी के संरक्षण थे। अच्छा, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट एक बात जो मैंने आपको पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री में बताया, अल बरूनी ने एक किताब लिखा था, याद रखिएगा, लिखिएगा, किताब उल हिंद। इन्होंने एक किताब लिखा था, किताब उल हिंद, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इसको अगर हम लोग और अच्छे समझे तो क्या होगा, तारीखे हिंद। क्या होगा, तारीखे हिंद, तारीखे हिंद, तारीखे हिंद। ओके, तो मोहम्मद गजनवी क्या, मोहम्मद गजनवी का मृत्यु कब होता है बच्चों, लगभग 1030 में हो जाता है मृत्यु। अब समय आता है किसका, आता है मोहम्मद गौरी, क्योंकि ये बहुत फेवरेट टॉपिक है मेरा, ठीक है, इस पे हम थोड़ा सा और आप लोग का समय लेना चाहेंगे। क्यों, यहीं पर शुरू होता है पृथ्वीराज चौहान की कहानी, जो आप लोग अक्सर टीवियों में देख रखे हैं, आप लोग अक्सर, ठीक ना, इनकी कहानियों को सुने होंगे कि पृथ्वीराज चौहान की क्या है। देखिए इसमें ना एक मैं बात आपको बता देना चाहता हूं, पृथ्वीराज चौहान की इतिहास जब शुरू होती है ना, तो बहुत प्रकार के लोग इस पे बहुत तरह की चीजों को जोड़ते हैं, बात समझ में। यहां पर आप देखेंगे कि बहुत लोग अजीब अजीब बातें करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। कैसे बताऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था, कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद गौरी बार बार पराजित होने का कारण प्रतिशोध की भावना लेकर, ठीक है, भारत पर आक्रमण करते हैं और आपका पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। आखिर फैक्ट क्या है, इस फैक्ट को थोड़ा सा आज हम विश्लेषण पे चलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पूरा कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जब क्लास चलेगी तो उसमें हम आपको बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग अपना हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण। ये भी टर्की था, ये भी तुर्क का था, है ना, लिखिएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1100, इसको मिटा दूं पूरा, चलिए देखिए, चलिए देखिए, मोहम्मद गौरी जो है लगभग 1175 में, लिखोगे 1175 ईस्वी। अगर मैं कभी भी ईस्वी लिखने भूल जाऊं तो आप लोग खुद से अपना नोट कर लेना, क्योंकि अब ईस्वी का समय आ चुका है, ठीक है। अब प्राचीन भारत नहीं है जो आप लोग का उल्टा डेट चलेगा, है ना, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद हमारा कैलेंडर सीधा हो गया। वो भी हम आपको जब ऐतिहासिक क्लास का स्रोत स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में, तो वो डेट का भी कंडीशन को समझाएंगे कि डेट का कंडीशंस कैसे बना है और किस तरह से यह मेजर किया जाता है। चलिए, तो 1175 में इसने गोमल दर्रे को पार करके, ठीक ना, गोमल दर्रा को पार करके, सब मैं आपको बताऊंगा क्लास पे, अभी सुनिएगा। गोमल दर्रा को पार करके मुल्तान को जीता। मुल्तान कहां सर, आज के डेट पे आप पाकिस्तान के साइड आप मान लो पूरा, ठीक है। देखिए इस साइड को मान लो, ठीक है, मुल्तान को जीता, मुल्तान पर हमला किया। 1178 ईस्वी, मतलब बैक टू बैक ये आक्रमण कर रहा था, बैक टू बैक, ठीक ना। 1178 को गुजरात पर हमला किया, और गुजरात पर जब हमला किया, एक बात समझिएगा, यहां पर गुजरात पर जब हमला किया इसने, तो यहां के जो राजा थे वो मूलराज द्वितीय ने इनको परास्त कर दिया, हरा दिया, ठीक ना। ये तो था ही बेचारा हारने वाला इंसान, लेकिन हार के बाद जीत है ना, ये बंदा मानने वाला था नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान से जगह मिले कहां, लूटो पुटो जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान तो बोलता है मंदिर के घंटा है, आओ बजाओ चल जाओ,
ठीक ना, बस वही हाल हो गया कि तो राजपाल यादव हो गया। देखो अभी क्या क्या होता है हिंदुस्तान के साथ, देखते चलिए। और इसमें ना एक फैक्ट बताएंगे आपको हम आज, फैक्ट देखिए। हिंदुस्तान पर जो नजर लगा, ये ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट। लगभग 712 में शुरू हुआ और आज हम लोग खत्म करेंगे लगभग 1707 में। ये डेट आपको समझ में आ रहा है? कितने साल हुआ? 1000 साल, लगभग 712 में अरब हमला करता है। और आप देखे होंगे कि औरंगजेब की मृत्यु 1707, ठीक है। ये तो डेमो क्लास है, इसलिए मैं इतना आपको शॉर्ट पे बता रहा हूं। 1000 साल तक मुस्लिम शासकों ने भारत पर भयानक तबाही मचाई, लोगों को मारा, मंदिरों को तोड़ा, लूटा, बहुत प्रकार का प्रताड़ित किया, असहिष्णुता का मतलब हद पार इन लोगों ने करा। धन को लूटा, जन को लूटा, लोगों को कन्वर्ट तक करा दिया, धर्म परिवर्तन तक हो चुका। भारत में हर प्रकार का नीति हुआ। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, भारत के सांस्कृतिक को कोई जीत नहीं पाया। भारत की जो सांस्कृतिक है सर, उसकी लड़ाई जबरदस्त रही है सर, इसको कोई नहीं जीत पाया सर। और यहां तक आप देखेंगे बहुत ऐसे राजा आएंगे यहां पर जो भारत पर शासन तो करेंगे और लेकिन हमारा ही संस्कृति को उल्टा मानेंगे। कुछ अभी आएंगे जब हम क्लास आपको पढ़ाएंगे, वहां पर जो अपने सिक्कों को जो चलाएंगे ना, एक साइड में अगर ठीक ना किसी प्रकार का वह कलमा को लिखवाएंगे तो दूसरे साइड लक्ष्मी गणेश का फोटो भी डालेंगे। ऐसे भी कुछ होंगे, ठीक है। क्यों? यह जानता है कि हिंदुस्तान है सर, यहां पर आदर संस्कार करना मेरा काम है। यह सारे राजाओं का सम्मान हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सम्मान नहीं किए हैं। अभी देखिए मोहम्मद गौरी को कितना बड़ा जीवन दान मिलेगा, आप खुद देखिएगा। मोहम्मद गौरी को, ठीक है, जीवन दान मिलेगा, लेकिन ठहरा तो समझ गए बात को, टर्की पीछे से हमला करने वाला इंसान। देखिए तो 1178 ईसा पूर्व में गुजरात पर है ना हमला करता है और यहां के जो राजा थे, ठीक है, आपका अभी मैंने बताया आपको मूलराज द्वितीय, उन्होंने इनको हरा दिया। हराने पर इनको जीवन दान दे दिया, जाओ, पहला जीवन दान मिल गया इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं 1179 ईस्वी। थोड़ा मैं डिटेल पे चल रहा हूं क्योंकि ये कहानी खुद में एक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। थोड़ा सा इसने फिर से हमला किया, कहां? इस बार पेशावर में हमला किया, पेशावर, ठीक ना, इसी जगह पर पेशावर पे हमला किया, पेशावर को जीता। जीतने के बाद 1185 पर आइए, 1100, यह बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। 1185 इसने सियालकोट को जीता, भारत में सियालकोट को जीत गया। उसके बाद हम लोग आएंगे 1186 ईस्वी को। 1186 में इसने क्या किया? संपूर्ण पंजाब को अपना अधीन कर लिया, संपूर्ण पंजाब को जीता, ठीक ना। और यहां पर गजनी राजवंश पर है ना क्या किया? उसको समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा इसको। पंजाब पर पूरा का पूरा है ना अपना अधिकार किया और इसने क्या किया? गजनी, ठीक ना, के राजवंश को ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। चलिए अब आगे देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट यहीं शुरू होती है। आइए सर, तराइन की पहली युद्ध, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है रेलवे में, ठीक ना। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी 1191 आ गया सर वो समय जब मोहम्मद गौरी को यह पता चलने वाला है कि हम किनसे युद्ध करने जा रहे हैं, उनसे जो भारत में एक बहुत बड़े राजा, बहुत प्रभावशाली है ना, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के। सर एक बात याद रखिएगा आप लोग, पृथ्वीराज चौहान को मैं इतना आदर सम्मान से क्यों बोल रहा हूं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट तो है, ठीक ना, लेकिन आपको यहां पर समझने का एक बड़ा अच्छा चीज मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान पर ना एक शक्ति थी सर, दिव्य शक्ति बोल सकते हैं हम लोग आज के डेट में, क्योंकि अभी के समय में उस सब शक्ति को कहां मिलती है। पृथ्वीराज चौहान को ना शब्द वेदी बाण आती थी चलाने। आप लोग सुने शब्द वेदी बाण क्या होता है? शब्द वेदी बाण का मतलब होता है कि आंख को बंद करके आहट को सुनकर निशाना लगा देना। बात समझ में आया? तराइन की प्रथम युद्ध जब होती है,
बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तराइन की प्रथम युद्ध भटिंडा में होता है और यहां मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से समाप्त करता है, हरा देता है, बुरी तरह से हराता है। और पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं जाओ मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी इनकी। और सर मैं आपको अभी बताऊंगा है ना कि उनकी गलती कितना बड़ा भारी पड़ेगा। सर तराइन की दूसरी युद्ध, तराइन की बैटल ऑफ तराइन सेकंड, दूसरी युद्ध 1192 ईस्वी, 1192 ईस्वी, डेट को एकदम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बैटल ऑफ तराइन। एक बात याद रखिएगा अब यहां पर, तराइन की दूसरी युद्ध किसके किसके बीच में होता है सर? तो ये फिर होता है आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। सर एक बात बताइए, जब यहां 1 साल पहले वो जीत चुका था है ना, चुके थे आपका पृथ्वीराज चौहान, तो फिर 1 साल के अंदर क्या हुआ सर जो उसने 1192 में हमला कर दिया? देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये समझिएगा। 1 साल के अंदर देख रहे ना, 91 92 तराइन की दूसरी युद्ध होती है। आपको मैं बताऊं इस 1 साल के में बड़ी भयानक घटना घट गई। क्या हुआ थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ठीक ना, क्योंकि जब क्लास में स्टार्ट करेंगे इतिहास का तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो सर हमारे भारत में ना, देखो ध्यान से, हमारे भारत में ना, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इस जगह शासक कर रहे थे, ठीक है। यहीं पर इसके साइड में एक उनके दोस्त था, कोई मित्र। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स में लिखा गया कि वो एक दूर के रिलेशन में उनका कोई भाई ही लगते थे, पर मित्र की तरह दोनों रहते थे, फ्रेंड की तरह दोनों रहते थे। यहां पृथ्वीराज चौहान बड़े योग्य शासक, ठीक है, और यहां पर लगभग यहां का जो राजा था उसका नाम था जयचंद। याद रखिएगा, नाम भूलिएगा मत, जयचंद, क्योंकि अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। राजा जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता, ठीक है। देखिए सर जितनी भी युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद दोनों मिलकर लड़े, ठीक है। लेकिन 1191 में जब युद्ध हुआ तो ये दोनों ने मिलकर उसको हराया, लेकिन 1192 में राजा जयचंद नहीं लड़ा। इसके पीछे का कारण ये है, क्यों? पृथ्वीराज चौहान को मोहब्बत हो जाता है राजा जयचंद की पुत्री से, यानी कि संयोगिता से। बड़ा हो गया गड़बड़ है ना। और जानते हैं ना आप लोग, लड़कियों का खास दुश्मन बाप और भाई है कि नहीं। ये पृथ्वीराज चौहान को सारा ले डूबा। राजा जयचंद को बड़ा गुस्सा आया, हमर बेटिए के साथ पृथ्वीराज चौहान ये कैसे हो गया, है कि नहीं। संयोगिता किसी हालत में पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी। क्यों? वो सर इतना ज्ञान लेकर आए थे, पता है आपको, शब्द वेदीबान सीखने के लिए वो भील तक पहुंच गए थे। भील लोग कौन थे मालूम है? तब भील तक, ये आपने महाभारत पढ़ा होगा, महाभारत देखा होगा कि गुरु द्रोणाचार्य से है ना एकलव्य ने दीक्षा लिया था। सर वो भील कबीलाई का लोग था, विश्वास कीजिए। वहां तक पहुंच गया था वो बंदा कि वो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला था उसको, पृथ्वीराज चौहान को, अपने घर के सामने में, उसमें लिखा हुआ था शब्द वेदीबान। और वो शब्द वेदीबान को सुनने के बाद वो वहां तक सफर को तय कर लिया। इतना योग्य शासक। और आपको मैं बताऊं, जब 1191 में मोहम्मद गौरी को परास्त किया ना, तो मोहम्मद गौरी जब वापस चला गया अपना घर, तो जाकर अपना अवाम को क्या बोलता है कि मैं अगर 10 साल भी तैयारी कर लूं तो भी मैं पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं पाऊंगा। वो राजा विकट है, वो राजा विकट है। सोचिए कितना भयानक वो शख्स होंगे। और आप विश्वास कीजिएगा, जैसे ही 1192 होता है, यहाँ प्यार मोहब्बत में गड़बड़ हो चुका है सर, राजनीतिक संस्था भी खराब हो चुका है, हर तरह से दिक्कत है ना, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। तो क्या हुआ कि जैसे ही, ठीक ना, यह बात राजा जयचंद को पता चलता है, राजा जयचंद क्या करता है, ठीक ना, सीधा पहुंच जाता है मोहम्मद गौरी के पास और बोलता है कि हम तुमसे साठगांठ करना चाहते हैं, मतलब हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, घर का बेदी लंका ढाए। हमको सब पता है कहां कहां क्या क्या पोजीशन है पृथ्वीराज चौहान का, तुम हमला करो, हमला करो पृथ्वीराज चौहान पर। उसका सैन्य स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, हर गुप्त राज हमको पता है।
तुम हमला करो। मोहम्मद गौरी ने आओ ने देखा ताओ 1192 में, ठीक ना, हमला कर दिया, ठीक ना। वो बाजीराव का बात, साला रिश्ता बीच में आ गया। पृथ्वीराज चौहान घुटना टेक देते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर वापस ले आया जाता है एक बड़ा तगदा पर के पास। एक होता है ना बहुत बड़ा, जहां पर राजा ऊपर बैठता है और प्रजा लोग नीचे होता है, कुछ खेल कूद होता है, आपने देखा होगा बहुत बार टीवी वगैरह में। आपको मैं बताऊं, पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंख को निकाल दिया गया था। कुछ मनगढ़ंत बातें भी लोग बोलते हैं इसमें कि वहां पर ना क्या बोलते हैं, जब ये पता चला मोहम्मद गौरी को कि वो शब्द वेदीवान जानता है, तो मोहम्मद गौरी तिलमिला गया, बोला हमको ये विद्या देखना है, ठीक ना। तो उसको किसी ने कह दिया था कि इसका हाथ मत खोलिएगा वरना सीधा आपको टपका देगा। समझ गए बात को? तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो देखने के लिए उसका हाथ को खोला, शब्द वेदीवान को। चल आंख नहीं है फिर भी इसका घमंड बहुत भयानक है कि अब मारने के लिए रेडी हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे ये बात को। मोहम्मद गौरी को है ना एक तीर और एक धनुष देता है। लेकिन यहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि एक मतलब आप कहीं भी सुनिएगा तो ये सुनने को मिलेगा आपको, 4 बांस 24 गज है ना, अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बैठा है सुल्तान मत चुकना चौहान। और वह क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान उसको मार देता है। क्योंकि ये इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, इतिहासकार उसको नहीं मानते। क्योंकि मोहम्मद गौरी अगर 92 में पृथ्वीराज चौहान के हाथों मर जाते तो फिर चंदावर का युद्ध कैसे होता? चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। चंदावर का युद्ध 1192 में। तो ये चीज को कभी भी सुनिएगा तो इस पर आप भरोसा मत कीजिएगा, मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि 1194 में चंदावर का युद्ध भी है। और चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच में होता है। राजा जयचंद को बुरी तरह से परास्त कर देता है, बुरी तरह से परास्त कर देता है। और मोहम्मद गौरी, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, आपको समझाएंगे, है ना, एक स्टोरी है, जब आप लोग क्लास में आएंगे तो समझाएंगे उसमें। तो यहां पर आपका राजा जयचंद का कहानी प्लेन हो जाता है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।